गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तक चैप्टर नंबर 6, कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 है उत्तक। उसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम सरल स्थायी उत्तक से ऊपर का ये सब हम पढ़ चुके हैं और आपको ये सब समझा दिया गया है कि किस तरह से जो पादप है उसके तने को अगर हम काटते हैं तो उसमें उसके जो भाग दिखाई देते हैं ये ऊपर से दिखाई देता है और ये कहाँ से दिखाई देता है, साइड से दिखाई देता है, बगल से दिखाई देता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक, ऊपर मैंने आपको प्रकार के बारे में बता दिया था और उसमें ये है सरल स्थायी उत्तक। देखो, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। जो कोशिकाएं हैं, आपको पता है कोशिकाओं से ही उत्तक बनते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो उससे उत्तक बनते हैं। तो कोशिकाओं की कुछ परतें, कोशिकाओं की परतें इकट्ठा होते जाएंगी और क्या बनेंगी, एक आधार देंगी, पेड़ को, पौधों को आधार देंगी। उसको बोलते हैं आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। अब कैसे याद रखना है, पैकिंग, आधारी पैकिंग देती हैं, पैकिंग, पी फॉर पैकिंग, और पी से पा से ही पैरेकाइमा उत्तक कहते हैं। उन्हें पैरेकाइमा उत्तक कहते हैं। जो स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। पैरेकाइमा क्या है, एक स्थायी उत्तक का प्रकार है। इसमें होता क्या क्या है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। कैसा बना होता है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति मतलब उसकी दीवार, जो कोशिका की दीवार है वो सरल कोशिकाओं का बना होता है, वो सरल कोशिकाओं का बना होता है। अब आकृति में देख लेते हैं 6.4 का ए। ये देखो आकृति जो है ये रही, समझ लो ये है इस तरह से। इसकी जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका दीवार है, वो देखो एकदम सरल उत्तक, जो दीवार है इसकी कोशिका भित्ति दीवार है जो उसकी, वो सरल उत्तक से बनी होती है। ठीक है। और क्या बोला इसने, यह पतली होती है। देखो आप देख रहे होगे चित्र में, एकदम पतली पतली सी होती है। इसकी देखो ये मोटी है थोड़ी, भित्ति की मोटाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम है। अब क्या होता है आगे, ये कोशिकाएं जीवित हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं। मतलब जीवित का कोशिकाओं का मतलब क्या हुआ, इनमें विभाजन होता रहता है, इसमें विभाजन होता रहता है। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं के मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। अब देखो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, पैरेनकाइमा जो है, उसके बीच में आप देख रहे हैं इधर 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 सब रिक्त स्थान पाया जाता है। इधर रिक्त स्थान पाया जाता है, इधर रिक्त स्थान पाया जाए। इधर क्या करती है, जो इनकी खाली जगह है वहाँ भोजन का संग्रह करती है। इसको बोलते हैं अंतरकोशिक स्थान, अंतरकोशिक स्थान। तो पैरेकाइमा में अंतरकोशिक स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, वो भोजन का संग्रह करती हैं। देख लेते हैं क्या था, ये कोशिकाएं जीवित हैं, यह प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। अंतरकोशीय रिक्त स्थान पाया जाता है, आकृति में बताया हुआ है। यह उत्तक पौधे को सहायता प्रदान करता है। ये उत्तक क्या करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है। और क्या करता है, मैंने बोला ना आपको कि भोजन का क्या करता है, ये भोजन का संग्रह करता है। ये रहा, भोजन का भंडारण करता है, यानी संग्रह करता है। ठीक है। अब क्या है, कुछ पैरेकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पैरेकाइमा में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर का है, जो हरा हरा है, वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है। ये देखो, ये क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इधर भी देखो क्लोरोफिल है,
तो ये क्या करता है क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। अब आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो कुछ पेरेकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या करेंगे वो, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। अब देखो, पेरेनकाइमा तो ऊपर का हो गया जिसमें आंतरिक कोशिक रिक्त स्थान थे, और जिसमें हरित ऊतक हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्या बोलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ऐसे पेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, क्लोरेकाइना। क्लोरेकाइना कैसे ध्यान रखना है, क्लोरोफिल से, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल से क्लोरेकाइना हरित ऊतक कहा जाता है। ठीक है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिका होती है। तो जो जलीय पौधे हैं जैसे कमल का पेड़ हुआ, ये सब जो पानी में पाए जाते हैं जलीय पौधे होते हैं, उसमें जो पेरेनकाइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिका होती है, उसमें जगह बनी होती है, बड़ी बड़ी गुफाएं बनी होती हैं, कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में, गुफाएं होती हैं, उसलिए तो वो तैरता रहता है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भर दो और पानी में डाल दो तो तैरता रहेगा। अब गुब्बारे के अंदर आप चावल डाल के भर के रख दो तो डूब जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर जो मध्य में हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जगह होती है, हवा भरी होती है। हवा भरी होगी तो जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए जो बल देती हैं उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी पौधा उसमें तैरता है क्योंकि उसके अंदर गुफाएं होती हैं, गुहिकाएँ होती हैं और जिसके अंदर हवा भरी होती है बहुत सारी। ठीक है। इस प्रकार के पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। अब देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो हमने पेरेनकाइमा पढ़ा, तो पेरेनकाइमा में क्या पढ़ा था हमने, अंतरकोशीय क्या होता है, अंतरकोशीय रिक्त स्थान होता है पेरेनकाइमा में, उसकी कोशिका भित्ति सरल होती है। उसके बाद आ जाता था, उसके बाद क्लोरेनकाइमा आ गया। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरेकाइमा आ गया। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और खाना बनाता है। और उसके बाद आ गया एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा का कैसे देखें, हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एयर। हवा को इंग्लिश में एयर बोलते हैं। तो एयर से हो गया एरेनकाइमा, हवा से क्या बन गया, एयर से एरेनकाइमा, कि जिसके मध्य में हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये तने और जड़ों के पेरेनकाइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। जो जड़ होती है, जो तने होते हैं, उसमें जो पेरेनकाइमा होता है वो क्या करता है, वो पोषण जो पेड़ को, पौधों को पोषण दे वैसे पदार्थ और जल, वो दोनों का संग्रह करता है पेरेनकाइमा। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा के कारण आता है। पौधे में क्या होता है, लचीलापन होता है। पौधे छोटे पेड़ होते हैं, आप उसको मोड़ोगे, इधर उधर करोगे तो टूटेंगे नहीं। उसमें जो लचीलापन आता है, का गुण आता है, वो क्यों आता है, कॉलेनकाइमा के कारण आता है। कॉलेनकाइमा के कारण आता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। आप पत्ती को मोड़ोगे, पौधों को मोड़ोगे, उसके तने को मोड़ोगे तो टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें कॉलेनकाइमा है। कॉलेनकाइमा क्या है, ऊतक है, स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक। तो ये स्थायी ऊतक जो होता है वो लचीलापन लेके आता है। स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। सीधी बात है, अगर वो बिना टूटे लचीलापन लाता है कॉलेनकाइमा, तो यांत्रिक सहायता देगा, मतलब खड़े रहने के लिए मजबूती देगा, उसको लचीलापन देगा तो मजबूती होगी। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं।
अभी हमने ऊपर की आकृति में पढ़ा, एपिडर्मी जो था उसके नीचे जो पर्णवृत्त हैं में वहाँ पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है कि इस कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। देख लेते हैं 6.4 का बी, 6.4 का बी, ये रहा 6.4 का बी। ये सब देख लेते हैं। ये देखो, देख रहे हो, ये हरित लवक पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। देखो कोनों पर मोटी होती है, उसमें बोला था ये कोने पे कैसी है, देखो ये मोटी है, कोने पर मोटी होती है, अंतःभित्ति होती है इसके अंदर। ये तो आपने पढ़ा ही है कोशिका, ये रसधानी होती है, ये केंद्रक होता है, ये कोशिका द्रव होता है। ठीक है, यही वो हमको बता रहा है। तो इसके बाद 6.4 में आकृति में ये उसने बताया है, आगे बोलता है कि एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा होता है, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो देखो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण है, मतलब सरल स्थायी ऊतक के अलग अलग प्रकार हैं। तो यह एक अन्य प्रकार का ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करता है, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, मजबूती देता है, कठोर करता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा होगा, नारियल देखा होगा, ऊपर कितना रेशा होता है, कितना मजबूत होता है। यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि जो नारियल का रेशे छिलका है वो कौन से ऊतक से बना होता है, तो आपको लिखना होगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। आपने देखा होगा नारियल जो ऊपर जब रेशे बन जाता है तो वो मृत होता है, उसका रंग बदल जाता है। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन के कारण क्या हो जाती हैं, लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन क्या होता है, अब देखो लिग्निन क्या है, एक प्रकार का सीमेंट है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। दो कोशिकाएं जो जुड़ी होती हैं आपस में, समझ लो ये कोशिकाएं आपस में अगर इस तरह से जुड़ी हैं, इस तरह से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में इनको जो जोड़ने का काम करता है उसको लिग्निन कहते हैं, लिग्निन कोशिकाएं कहते हैं। तो ये लिग्निन कोशिकाएं क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ हैं। वो किस तरह काम करती हैं, वो लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन क्या है, कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए एक सीमेंट की तरह कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, कोई इनके बीच में आंतरिक स्थान नहीं होता है। देख लेते हैं चित्र 6.4 सी, चित्र 6.4 सी में देख लेते हैं। ये रहा सी, देख रहे हैं इतनी मोटी है कि इनके बीच में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता, इनके बीच में कोई स्थान नहीं पाया जाता। ये देखो इनके बीच में कोई, ये तो कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ी हुई इस तरह से। अब ये देखो लिमित मोटी भित्ति हो गई, संकीर्ण ल्यूमेन हो गया, ये सब स्क्लेरेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा है ये सब। उसके अनुप्रस्थ सेक्शन है और अनुदैर्घ्य सेक्शन। ये ऊपर से देखा हुआ, ये ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं और इसको साइड से कट करके देख रहे हैं, तो इस तरह से वो दिखाई देता है। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं हम कि यह, हाँ, ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यानी जैसे सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं
कौन सा काम है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में आपने देखा था अंतर कोशीय जो रिक्त स्थान होता है, लेकिन इसके अंदर आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फूलों की कठोर छिलके में उपस्थित होता है। अब ये कहाँ पे होता है? यह उत्तक तने में संवहन बंडल, तने के अंदर संवहन बंडल, संवहन का मतलब जो पानी को, खनिज द्रवों को ऊपर की ओर ले जाने का काम करते हैं, वो बंडल। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में, पत्तों की जो सिराएं होती हैं, जो लाइनें होती हैं उसमें, तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। ये पौधे के भागों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये देखो किसकी आकृति दी है, ये क्या है? एपिडर्मिस कोशिकाओं की आकृति दी है। इसमें पार्श्व दृश्य दिया है और पृष्ठ दृश्य दिया है। देखो इस तरह से पास, इसमें रक्षी कोशिकाएं हैं जो रक्षा करती हैं एपिडर्मिस का। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा है, ये रक्षी कोशिकाएं। स्टोमेटा तो आपको पता ही है, स्टोमेटा का क्या काम है? स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाएं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। ये जो हमने देखा ना, ये कोशिकाओं की सबसे बाहर की परत, ये जो दिया है ये कोशिकाओं की सबसे बाहर की परत है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस कोशिकाएं। ये और ये पूरा वही है। अब इसको ये क्या किया इन्होंने, पूरा इस तरह से दिया है, छोटे में दिया और इसको बहुत थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो इस तरह से दिखाई देती है एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया, रक्षी कोशिकाएं जो रक्षण करती हैं, बाहर की तरफ होंगी तो धूल से, जानवर से, हर चीज़ से रक्षा करेंगी। उसके बाद स्टोमेटा होता है, मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 छोड़ने के लिए। रक्षी कोशिकाएं इसमें भी वही हैं। रक्षी कोशिका का काम क्या है, ये जो स्टोमेटा जो छेद होते हैं ना, वो बंद ना हो जाए, इसलिए उनका रक्षण करती हैं। अब देखो, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मी मोटी हो सकती है। समझ में? शुष्क स्थानों पर क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जिससे पानी का उत्सर्जन कम हो सके, पानी बाहर ज़्यादा ना निकल सके, क्योंकि वहाँ सूखे स्थान वैसे ही पानी नहीं मिलता है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती हैं। बोला ना मैंने आपको कि जहाँ शुष्क स्थान होते हैं वहाँ पर ये एपिडर्मी मोटी हो सकती है। क्या करती है? यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है, पानी को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देती। पौधे की पूरी तरह एपिडर्मी से ढकी रहती है। पौधे की पूरी सतह, जो पौधे की पूरी सतह है वो एपिडर्मी से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। तो जो एपिडर्मिस है वो पौधे की सभी भागों की रक्षा करने के लिए होती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जब आप किसी पेड़ को छीलोगे ना, छीलने के बाद आप देखना कि उसमें एक मोम जैसी जल, चिकना चिकना लगेगा, मोम जैसा प्रतिरोधी परत बनाती हैं। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश के पौधों की रक्षा करती है। तो वो क्या करती हैं कि जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, वो अंदर नहीं जा पाते और उसको छीलने में, काटने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो उसकी रक्षा करती हैं। क्योंकि एपिडर्मिस कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। एपिडर्मल जहाँ पे आएंगे, एपिडर्मिस कोशिकाएं आएंगी, वो हमेशा रक्षा करने का काम करती है, उनका उत्तरदायित्व है, सबका काम बटा हुआ है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। ठीक है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं,
सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। उनकी बाह्य तथा पार्श्व, बाह्य मतलब बाहर की तरफ और पार्श्व मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो होती हैं, क्या बोलते हैं इसकी, भित्तियाँ, जबकि आंतरिक भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, अंदर की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। रक्षा का काम करना है तो वही करना पड़ेगा। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं एपिडर्मिस में हम क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। इससे हम आकृति में मैंने आपको बताया स्टोमेटा कहते हैं। मैंने आपको बताया भी इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। स्टोमेटा को दो वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अभी क्या होता है, जो स्टोमेटा है उसका काम है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अभी इसके अंदर कुछ फंस गया या बंद हो गई तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए इसके आसपास कोशिकाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं रक्षी कोशिकाएं, जो ये स्टोमेटा की रक्षा करती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मैंने बताया ना आपको, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। और क्या काम करती हैं, पेड़ के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्प के रूप में पानी का निकालना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो स्टोमेटा दो प्रकार की क्रियाएं करती है। एक तो क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ऑक्सीजन छोड़ती है, और दूसरा क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है। कौन करता है, स्टोमेटा करता है। अब ये इतना काम करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, और रक्षी कोशिकाएं उसके आसपास लगी होती हैं। ठीक है, अब जड़ों में भी ये होती हैं। जड़ों में क्या काम करती हैं देख लेते हैं। एपिडर्मिस जो रक्षी कोशिकाएं हैं, तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जड़ के अंदर पानी सोखता है तो ये जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं वो पानी को ऊपर सोखने का काम करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, रेशे होते हैं बाल जैसे, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। अब एक पाइप, आप अगर ज़मीन में आप एक पाइप डालोगे तो कितना पानी आएगा, और पतले बहुत सारे पाइप डाल दोगे तो ज़्यादा पानी आएगा। इसलिए साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। तो एपिडर्मिस जो कोशिकाएं हैं जो जड़ों में होती हैं उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे अवशोषक सतह बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब क्या होता है, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें क्या होता है, मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थली मतलब रेगिस्तान में, वहाँ पे तो पानी की बहुत तकलीफ होती है। तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मी में क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। देखो अभी ये पूछ सकते हैं, वहाँ पे लिग्निन था। लिग्निन क्या होता है, एक सीमेंट के पदार्थ जैसा होता है जो कि क्या करता है, कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे क्यूटीन है। क्यूटीन का क्या काम है, यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। इसका लेप होता है, लेप लग जाता है मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह पर, जिससे कि पानी बाहर ना निकल सके। क्या हम इन कारण सोच सकते हैं, हाँ, क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाहर परत से भिन्न होती है? होती है ना बेटा, काम अलग अलग है। तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उनके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ने लगता है वैसे वैसे आपने देखा होगा कि पेड़ की जो बाहरी सतह होती है उसमें परिवर्तन होने लगता है, छाल उसकी मोटी हो जाती है। एक दूसरे विभजोतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। विभजोतक पट्टी विभाजन हो ऐसा जीवित होती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं या पौधों पर बहुत सी परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं, या पौधे पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। मैंने भी बताया ना आपको कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे क्या करती हैं, पौधे पर
बहुत सारी मोटी छाल वाली परतों का निर्माण करती हैं। इन छालों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती। अंदर कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन ऊपर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों चित्र 6.6 के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रीम नामक रसायन होता है। अब देखो, हमने पहले पढ़ लिया लिग्निन, क्यूटीन, अब सुब्रीन आ गया। सुब्रीन का क्या काम है? जो इन छालों को हवा एवं पानी के अभेद्य बनाता है। सुब्रीन जो होता है, जो छाल के ऊपर मोटा मोटा परत होता है, नीम के ऊपर हुआ, आम के ऊपर हुआ, वो सुब्रीन क्या काम करता है? ये जो छाल होती है उसको हवा से और पानी से उसका रक्षण करता है, उसका पानी से रक्षण करता है। अब चित्र 6.6 देख लेते हैं। ये रहा, देखो चित्र 6.6, ये रक्षी उत्तक देख रहे हो आप। ये छाल है, ये पेड़ के ऊपर की छाल है। ये छाल कोशिकाएं इसलिए इसको बोलते हैं ऊपर। ये फटी हुई एपिसडर्मी से, यहाँ पे एपिसडर्मी, इसको रक्षी उत्तक कहते हैं। एपिसडर्मी यानी रक्षण करने का काम करती। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है जटिल उत्तक। इसके बाद आ जाता है जटिल उत्तक, जो हम दूसरे लेक्चर